नाइग्रा रिलीजेस डोपामीन गोइंग टुवर्ड द स्ट्राइएटम। अब ये क्या करता है, इसकी आगे फिजल हो जाएगी, लेकिन इस पाथवे के अंदर डोपामीन एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट है, एज के साथ साथ 50-60 ईयर के बाद इसके अंदर जो न्यूरॉन है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, दैट इज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो जब आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है तो डोपामीन रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन एसिटाइलकोलिन इफेक्टिव नहीं होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ लो लेवल ऑफ डोपामीन हो जाएगी, बट देयर विल बी हाई लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। इस इम्बैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है ओल्डर एज के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? तो पार्किंसन डिजीज में अभी भी पीएमसी के नेली क्वेश्चन में यह था कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरीली डैमेज इन पार्किंसन डिजीज, आंसर इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। और अगर पाथवे की जिक्र आ जाए तो आंसर इज नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। यहाँ से सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो पाथवे है ये किस तरफ जा रही है, स्ट्राइएटल की तरफ जा रही है। इस बात को समझ गए क्या नहीं? तो पार्किंसन डिजीज में इधर देख के फोकस करें, पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन डैमेज होता है और यहाँ से जो डोपामीन की रिलीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डोपामीन लेवल इज डिक्रीज बट एसिटाइलकोलिन लेवल इज हाई। दिस इम्बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स इज नोन एज पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? ये ओल्डर एज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। लेके क्लिनिकल फीचर कि हाउ द पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इन द हॉस्पिटल। क्लिनिकल फीचर क्या है? नंबर 1, ओल्डर एज पेशेंट होगा, ओल्डर एज, ठीक है, स्पेशली मोर देन 60 ईयर्स, मतलब ऐसा बंदा जिसकी एज ओल्डर है और उसका एज क्या है, मोर देन 60 है, और कैरेक्टराइज बाय नंबर 1, एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी? हाँ, एक्साइटेटरी। तो इन लोगों में एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा, तो मसल रिजिडिटी क्या होगी, ज्यादा। तो नंबर 1 है मसल रिजिडिटी, मसल रेजिडिटी, ठीक है, मसल रेजिडिटी। इसको हम कहते हैं मस्कुलर स्टिफनेस। जो मसल है वो सख्त हो जाएगी, वो रेजिड हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब अगर मसल बिल्कुल रेजिड हो जाए तो फिर इंसान की जो चलने की फॉर एग्जांपल एक पैटर्न है वो तेज होगी कि स्लो, स्लो हो जाएगी। अगर हमारी मसल फ्लेक्सिबल है तो हम तेज जा सकते हैं, अगर बिल्कुल मसल रेजिड हो गए, सख्त हो गए, तो फिर इंसान की जो कदम लेने की जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो देखिए ब्रेडिकाइनेसिया, डिक्रीज या स्लो मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडी का मतलब क्या है, स्लो, काइनेसिया मीन मूवमेंट, ये मूवमेंट पैटर्न विल बी स्लो, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकाइनेसिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम, बहुत ज्यादा, तो मसल ट्रेमर्स के चांसेस ज्यादा होंगे। तो लेकिन रेस्टिंग ट्रेमर्स, पेशेंट विल डेवलप रेस्टिंग ट्रेमर, इन लोगों में क्या होगी, रेस्टिंग ट्रेमर। नेक्स्ट, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट जब आते हैं ओल्डर एज के अंदर, आप उसको बॉल पॉइंट पकड़ाए कि कोई सर्कल ड्रा करे, अब इसकी मसल क्या है, रेजड है, तो उसकी जो मूवमेंट एरिया है वो ज्यादा होगी कि कम, कम होगी। ये जो भी ग्राफ ड्रा करेगी वो छोटा ड्रा करेगी कि बड़ा, छोटा। इसको कहते हैं माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। बिकॉज ऑफ मसल रिजिडिटी these people do not draw larger graph, तो मतलब माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग एक जगह पे बैठे हो कुर्सी पे फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो मसल है वो तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रेजिड। इसको थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, नहीं करेंगे, तो मतलब ये लोग गिर जाते हैं आसानी से, दैट इज कॉल्ड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जिसको हम पोजिशनल इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। और आखिर में लिखे डेमेंशिया, इन लोगों में क्या हो जाती है, डेमेंशिया मीन मेमोरी लॉस, मतलब विद द एज इन द लॉन्ग रन दीज पीपल हैज मेमोरी लॉस, दैट इज कॉल्ड डेमेंशिया। अगर पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर डेमेंशिया देखने को मिल जाए, इट्स मीन द पेशेंट केम वेरी लेट, पेशेंट क्या आया है, लेट, क्योंकि डेमेंशिया इज नॉट द अर्ली सिम्टम, इट इज द लेट सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो डेमेंशिया आने से पहले पहले ये सारी सिम्टम होनी चाहिए कि नहीं, ये सारी सिम्टम होगी। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो लेटर आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर या 10 ईयर के बाद पेशेंट को डेमेंशिया के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो डेमेंशिया इज नॉट द अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज, दैट इज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन है पार्किंसन डिजीज पेशेंट में, लेकिन इसकी जो अर्ली सिम्टम है वो मसल रिजिडिटी है,
दैट इज ब्रेडिकाइनेसिया, रेस्टिंग ट्रेमर, माइक्रोग्राफिया एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी। अब ये सारे के सारे सिम्टम तब आए हैं जब मसल क्या हो चुके हैं, रिजिड। और रिजिडिटी एक्साइटेशन है कि इनहिबिशन है, एक्साइटेशन है। और दिस एक्साइटेटरी इफेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। वेब एमसीक्यूज आता है कि व्हाटएवर वी नो अबाउट पार्किंसन डिजीज सिम्पटम, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। क्लियर है? तो ये पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर है इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी। अब लिखे डायग्नोसिस, ये पार्किंसन डिजीज पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन डायग्नोज अ केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। हाँ जी, ओके। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होती बिकॉज इट डजंट अफेक्ट फेशियल नर्व। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन ये स्केलेटल मसल को ज्यादातर अफेक्ट करती है, अपर लिम एंड लोअर लिम इसको अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब वो तो ओल्डर लोग है उसमें वैसे भी चेंजेस आती है अकॉर्डिंग टू द एज, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो यंगर और ओल्डर के अंदर बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उस पर आप डिसाइड नहीं करते। लेकिन इसकी जो की फीचर है वो अपर लिम लोअर लिम के मसल होते हैं। ठीक है, नहीं वो तो कुशिंग सिंड्रोम है। क्लियर है? वो कुशिंग सिंड्रोम होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर नंबर 1 वी शुड चेक डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो डोपामीन लेवल क्या मिलेगा, कम, और एसिटाइल कोलिन लेवल इज हाई। ठीक है, हम फिर एमआरआई कर सकते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, और ये हमें बताएगा कि मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज हो चुकी है। तो एमआरआई एंड सीटी स्कैन विल टेल द एरिया ऑफ द मिड ब्रेन व्हिच इज डैमेज इन पार्किंसन डिजीज। ठीक है जी, ओके। अब पार्किंसन डिजीज के अंदर देखिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हाउ वी कैन ट्रीट द पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो इसमें लिखे it is not curable, it is not reversible, but we can decrease the progression of disease। इसका मतलब ये है कि पार्किंसन डिजीज को हम कंप्लीटली रिकवर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेशन है या कॉम्प्लिकेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमने ट्रीटमेंट में क्या करना है, देखिए आप लोग अगर 3rd ईयर या 4th ईयर में गए पार्किंसन डिजीज जब भी पढ़ोगे तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन इसके ट्रीटमेंट से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझने की इधर कोशिश करें। इनिशियली हम इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट में हम देते हैं लीवोडोपा along with कार्बिडोपा, ये दोनों ड्रग हैं। लीवोडोपा इज आल्सो नोन एज एल डोपा, इसका दूसरा नाम क्या है, एल डोपा। एल मीन लीवो, तो एल डोपा या लीवोडोपा, और इसके साथ हम एक ड्रग देते हैं दैट इज कॉल्ड कार्बिडोपा। अब देखें यहाँ पे पार्किंसन डिजीज पेशेंट में डोपामीन का लेवल क्या है, कम है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसा ड्रग दे दें जिससे हम डोपामीन लेवल को क्या करें, इंक्रीज करें। हमारा टारगेट ये है कि डोपामीन को बढ़ाना है और एसिटाइलकोलिन को कम करना है ताकि इसकी बैलेंस मेंटेन करें। तो हम पहले जो ड्रग देते हैं लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। इधर देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर फॉर एग्जांपल एक डायग्राम ड्रा करते हैं, दिस इज ब्रेन और यहाँ पे लेके ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये पेरिफेरल सर्कुलेशन है या ब्लड है, और ऊपर ब्रेन है, और इसके दरमियान क्या है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक बैरियर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पूरी बॉडी को लेके ब्लड सर्कुलेशन, ऊपर ब्रेन है और इसके दरमियान ब्लड ब्रेन बैरियर है। अब देखें हमने पेशेंट को पार्किंसन डिजीज में बाहर से जो ड्रग देनी है दैट इज कॉल्ड लीवोडोपा। इधर देखें अगर आप लीवोडोपा देंगे, लीवोडोपा इंजेक्शन मिलते हैं इसके, लीवोडोपा अगर हम इंजेक्शन में देंगे, ब्लड के अंदर देते हैं ना सर्कुलेशन में, तो हमारी ब्लड के अंदर एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड डोपा डी कार्बोक्सिलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द ब्लड,
अब इस एंजाइम का काम यह है कि ये लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? डोपामीन। तो और हमारा टारगेट ये है कि हम किसकी लेवल को बढ़ाएं? डोपामीन की। लेकिन आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाई है, फॉर एग्जाम्पल किस चीज की इंजेक्शन लगाई है? लीवोडोपा। और लीवोडोपा ब्लड के अंदर डायरेक्टली विद इन 1 मिनट किस में कन्वर्ट हुआ है? डोपामीन। अब डोपामीन ब्रेन में बढ़ गया है कि सर्कुलेशन में? सर्कुलेशन। और हमारा टारगेट ये है कि इसको कहाँ पे बढ़ाना है? ब्रेन में। अब जो डोपामीन है, डोपामीन ये ऊपर जाकर ब्रेन की तरफ जाता है, लेकिन इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारा काम हो गया कि नहीं? नहीं हुआ ना। हमारे तो काम में ये है कि डोपामीन को बढ़ाना है कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे तो डोपामीन बढ़ रहा है कहाँ पे? सर्कुलेशन में। अब देखें तो लीवोडोपा के साथ हम एक और ड्रग कंबाइन करते हैं जिसका कार्बिडोपा। तो देखिए लीवोडोपा इंजेक्शन के साथ मिलाते हैं कार्बिडोपा। जब हम लीवोडोपा देंगे तो उस पर तो एंजाइम काम कर रहा होगा ना, लेकिन इस एंजाइम को हम ब्लॉक करते हैं किस ड्रग से? कार्बिडोपा से। ये जो ड्रग हमने दिया है कार्बिडोपा, इसका काम है इनहिबिट डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अगर इसको हम इनहिबिट करेंगे तो कैन लीवोडोपा कन्वर्ट इनटू डोपामीन? नो। तो फिर सर्कुलेशन के अंदर कौन सी फॉर्म बढ़ जाएगी? लीवोडोपा। और फिर लीवोडोपा आसानी से किसको क्रॉस करेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर। और लीवोडोपा कहाँ पे पहुंचेगा? ब्रेन तक। फिर ब्रेन के अंदर हमारे पास जो लीवोडोपा है, इस सेम एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ पे भी पाया जाता है? ब्रेन में। ब्रेन के अंदर ये एंजाइम क्या करेगा? ये लीवोडोपा को किस में कन्वर्ट करेगा? डोपामीन को, दैट वी वांट इन द ब्रेन। अब आप लोग कहोगे जो हमने कार्बिडोपा दिया है इसने तो इस एंजाइम को ब्लॉक किया है ना। ये कहाँ पे ब्लॉक किया? ब्लड में कि ब्रेन में? ब्लड के अंदर। अब ब्रेन के अंदर भी इस तरह का एंजाइम है, लेकिन ये ड्रग भी जाकर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस हो नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो ड्रग है ये पेरिफेरली सर्कुलेशन के अंदर डोपा डीकार्बोक्सिलेज ब्लॉकर तो है, लेकिन ये ब्रेन के अंदर ब्लॉक हो नहीं कर सकता। तो अगर हमने डोपामीन की लेवल को बढ़ाना है ब्रेन के अंदर, तो हम लीवोडोपा के साथ हमेशा क्या देते हैं? कार्बिडोपा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाई कार्बिडोपा is combined with levodopa in the treatment of Parkinson disease? Answer is to inhibit which enzyme? Dopa decarboxylase। पेरिफेरली के सेंट्रली? पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इसको हम इनहिबिट करेंगे। तो अगर ये इनहिबिट हो जाए तो लीवोडोपा किस में कन्वर्ट नहीं होगा? डोपामीन में। तो लीवोडोपा आसानी से ऊपर ब्रेन में जाएगा। और ये ड्रग भी चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो नहीं कर सकता। तो फिर आराम से लीवोडोपा ब्रेन के अंदर किस में कन्वर्ट होगा? डोपामीन में। दैट वी वांट टू इंक्रीज इट्स लेवल बिकॉज डोपामीन लेवल इज वेरी वेरी डिक्रीज इन पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? तो डोपामीन लेवल इससे बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? तो पार्किंसन डिजीज पेशेंट में जब भी हम इनिशियल ड्रग देते हैं तो हम लीवोडोपा के साथ क्या कंबाइन करेंगे? कार्बिडोपा कंबाइन करेंगे। ठीक है, ओके जी। इसके बाद इसके लिए के साइड इफेक्ट्स कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, कि हाउ इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए कि नहीं? अब इसके लिए के साइड इफेक्ट्स, व्हाट दे कैन डू इज साइड इफेक्ट्स। नंबर 1, माइल्ड रिएक्शन। कभी कभार ये माइल्ड रिएक्शंस करा सकती है, माइल्ड रिएक्शन। नंबर 2, दे कैन कॉज हाइपोटेंशन। क्या करा सकती है? हाइपोटेंशन। ये इसका डेंजरस साइड इफेक्ट है। दे कैन डिक्रीज ब्लड प्रेशर। वजह यह है इसकी जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो कुछ लोगों में दे कैन कॉज वेजोडाइलेशन। ये क्या कराती है? वेजोडाइलेशन। और जब वेसल डायलेट हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो दे कैन कॉज हाइपोटेंशन बट नॉट ऑल द पीपल, एंड सम पीपल। ठीक है, सेंसिटिव लोगों में। और अगर बीपी कम हो जाए तो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन क्या हो जाएगी? कम। तो दे कैन कॉज डिजीनेस एंड वर्टिगो। ये क्या करा सकते हैं? डिजीनेस एंड वर्टिगो। तो these are the side effect of levodopa along with carbidopa। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर। जब भी हम पार्किंसन डिजीज पेशेंट ट्रीट करेंगे तो हम लीवोडोपा के साथ हमेशा क्या कंबाइन करेंगे? कार्बिडोपा कंबाइन करेंगे। अलोन लीवोडोपा काम नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो बातें और याद रखने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए पार्किंसन डिजीज में हमारी टारगेट ये है कि किसका लेवल बढ़ाना है? डोपामीन का। अब यहाँ पे एक नर्व एंडिंग याद रखें, दिस इज फॉर एग्जांपल एक्सॉन। ये एक्सॉन है यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसका एक्सॉन टर्मिनल।
और यहाँ पे एक और नर्व है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर नर्व, या कोई मसल भी ले सकते हैं। अगर ये भी नर्व है और ये भी नर्व है तो ये न्यूरो न्यूरोनल जंक्शन है, अगर नर्व मसल है तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। अब यहाँ पे इस नर्व के अंदर एक्सॉन के अंदर एक अमाइनो एसिड आता है दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। इसका नाम क्या है? टायरोसिन। टायरोसिन इज अ अमाइनो एसिड इन द नर्व कन्वर्ट इनटू डोपा। ये किस में कन्वर्ट होता है? डोपा। और डोपा लेटर कन्वर्ट इनटू, वेरी गुड, डोपामीन। अब यहाँ पे जब डोपामीन बनेगा, डोपामीन, तो अगर हमें जरूरत नहीं है तो उसको वेसिकल में स्टोर किया जाएगा, अदरवाइज डोपामीन विल रिलीज इन द न्यूरॉन एंड दे विल एक्ट ऑन अनदर न्यूरॉन और मसल। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर डोपामीन का लेवल ज्यादा होता है कि कम? कम होता है, और हमारा टारगेट ये है कि उसको इंक्रीज करना। अब इस नर्व के अंदर, एक्सॉन के अंदर एक एंजाइम्स पाया जाता है दैट इज नोन एज माओ। इस एंजाइम का नाम क्या है? माओ, MAO। MAO स्टैंड फॉर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या है? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। फिर इस एक्सॉन के अंदर एक और एंजाइम भी पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है कोम्ट। इसका नाम क्या है? कोम्ट। कोम्ट स्टैंड फॉर केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, दिस इज कोम्ट। अब देखिए ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के लिए और फार्माकोलॉजी के लिए, स्पेशली इन CNS। कि in every exon terminal there are two types of enzyme, one is monoamine oxidase, another is catechol O methyl transferase। अब देखिए इस दोनों ने करना क्या है? इन दोनों ने इस डोपामीन को ब्रेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माओ ट्राई टू हाइड्रोलाइज डोपामीन, और कोम्ट का भी काम ये है कि ये डोपामीन को लाइज करने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंटली कह सकते हैं कि जो माओ है, माओ एंड विच एंजाइम? कोम्ट ब्रेक व्हाट? आंसर इज डोपामीन। ये डोपामीन की ब्रेकर है, ये डोपामीन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर ये नर्व है तो इसके अंदर एसिटाइलकोलिन बनता है कि नहीं? लेकिन वो किससे बनता है? एसिटाइल को ए प्लस कोलिन से बनता है। हमने पढ़ा है ना, कोलिन और एसिटाइल को ए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, डोपामीन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। डिफरेंस क्या है? ये किससे डिराइव किया गया है? अमाइनो एसिड से। एसिटाइल कोलिन में अमाइनो एसिड है? नहीं है। हम कहते हैं कि डोपामीन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड। ये सिंगल अमाइनो एसिड से आया है। सिंगल अमाइनो एसिड इस केस में क्या है? टायरोसिन है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जो एसिटाइलकोलिन है इसको अमाइनो एसिड से नहीं बनाया गया है, इससे को एसिटाइल को ए और किससे बनाया है? कोलिन से बनाया गया है। बात समझ गए कि नहीं? एसिटाइलकोलिन को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2, और इसको बनाने के लिए एक सिंगल अमाइनो एसिड चाहिए। अब इस एंजाइम का नाम क्या है? मोनो का मतलब क्या है? 1, अमाइन मीन अमाइनो एसिड। ये एंजाइम उस न्यूरोट्रांसमीटर पे काम कर सकता है जो कितने अमाइनो एसिड से आया हो? सिंगल अमाइनो एसिड। सो दिस एंजाइम विल वर्क ऑन एसिटाइलकोलिन और डोपामीन। ये डोपामीन पे सिर्फ काम कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? सो माओ इज द एंजाइम। न्यूरोलॉजी इज अ वेरी ट्रिकी, ठीक है ना? न्यूरोलॉजी डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी भी है, इसकी एक एक चीज में कंसेप्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखें, इसका नाम है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये उस के साथ ऑक्सीडेशन कर सकता है जो कितने अमाइनो एसिड से आए हैं? सिंगल। तो एसिटाइलकोलिन है कि डोपामीन है? इसलिए माओ कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन बट इट विल ब्रेक डोपामीन। ये किसको ब्रेक कर सकता है? डोपामीन। अब पार्किंसन डिजीज पेशेंट में डोपामीन का लेवल क्या है? कम है। तो हमने इसकी ब्रेकिंग को बढ़ानी है कि कम करनी है? हाँ सारे, हाँ नहीं समझ आई? ओके, पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल कम है और इन दोनों एंजाइम का काम डोपामीन को ब्रेक करना है। तो हमने तो पार्किंसन डिजीज के अंदर कोशिश करनी है कि डोपामीन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो उसकी ब्रेकिंग को क्या करनी है? कम करनी है। तो पार्किंसन डिजीज पेशेंट में एक किस्म के ड्रग यूज होते हैं, उसका नाम है माओ इनहिबिटर। उसको क्या कहते हैं? माओ इनहिबिटर्स। क्लियर है? अगर हम ऐसा ड्रग दे कि वो माओ को इनहिबिट करे तो कैन डोपामीन ब्रेक? नो।
जब डोपामिन ब्रेकिंग नहीं होगी तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दैट वी वांट इन पार्किंसन डिजीज। वो कौन सा ड्रग है जो पार्किंसन डिजीज में देकर किसको इनहिबिट कर सकता है, माओ को। उस ड्रग का नाम है सिलिजिलिन। उस ड्रग का नाम क्या है, सिलिजिलिन। ये ड्रग का नाम याद रखें। सिलिजिलिन इज अ माओ इनहिबिटर। इट विल इनहिबिट माओ एंजाइम टू इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन। और अगर डोपामिन ब्रेक ना होगा तो डोपामिन रिलीज ज्यादा होगा और डोपामिन लेवल भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ लोग होते हैं कि इसको हम ऐसा ड्रग भी देते हैं, इस एंजाइम का नाम क्या है, कोम। इसका काम भी यह है कि डोपामिन को क्या करना, ब्रेक करना। तो कुछ ड्रग ऐसे भी है कि इस एंजाइम को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। उस ड्रग का नाम क्या है, कोम इनहिबिटर। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें, कैन डोपामिन विल ब्रेक, नो। तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस ड्रग का नाम लेके टोलकेपोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलकेपोन एंड एंटाकेपोन। ठीक है, ये दो ड्रग है, टोलकेपोन एंड एंटाकेपोन। ये वो ड्रग है जो कोम एंजाइम को ब्लॉक करता है ताकि डोपामिन की लाइफ इसको कम से कम रखे। ठीक है, तो अभी तक हमने पार्किंसन डिजीज पेशेंट में 3 तरह के ड्रग पढ़े। नंबर 1 वाज लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। क्लियर है। नेक्स्ट इज माओ इनहिबिटर, अनदर इज कोम इनहिबिटर। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों वजहों से हम डोपामिन का लेवल क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस लो लेवल ऑफ डोपामिन को क्या करा, इंक्रीज किया। अब डोपामिन ने जाकर नेक्स्ट किस पे काम करना है, अपने रिसेप्टर पे काम करना है कि नहीं। तो डोपामिन रिसेप्टर होते हैं D1, D2, D3 अप टू D5। D स्टैंड फॉर डोपामिन। तो ब्रेन के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे, आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर, कि व्हाट आर द डोपामिन रिसेप्टर्स और ये इसका काम क्या है और ये कहाँ कहाँ पे है। जब तक डोपामिन अपने रिसेप्टर पे काम ना करे तो हमें इसका इफेक्ट पता नहीं चलता। तो हमने डोपामिन की काम को बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है। तो पहले तो हमने ड्रग्स की वजह से डोपामिन की लेवल को क्या किया, इंक्रीज किया। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि ऐसा ड्रग दे जो डोपामिन की काम को रिसेप्टर पे क्या करे, इंक्रीज करे। तो डोपामिन एंटागोनिस्ट देंगे कि एगोनिस्ट देंगे, हाँ एगोनिस्ट। तो डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, डोपामिन एगोनिस्ट। द बेस्ट ड्रग इज कॉल्ड ब्रोमोक्रिप्टीन। कौन सा ड्रग है, ब्रोमोक्रिप्टीन। तो ब्रोमोक्रिप्टीन इज अ ड्रग which activate dopamine receptor and it enhance the activity of dopamine। और पार्किंसन डिजीज के अंदर हमारा टारगेट यह है कि हम डोपामिन एक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें। तो देखें इस ड्रग का काम, सिलिजिलिन का काम डोपामिन एक्टिविटी बढ़ाना है कि डोपामिन लेवल बढ़ाना है, ये लेवल बढ़ाता है। ये क्या करता है, डोपामिन लेवल को बढ़ाता है। और जिस लेवल को हमने बढ़ाया है रिसेप्टर पे एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं। ये डोपामिन रिसेप्टर अगर ये एग्जाम में ना जाए तो नेक्स्ट इज केबरगुलिन। ठीक है, केबरगुलिन इज अनदर ड्रग व्हिच इज एक्ट एज अ डोपामिन एगोनिस्ट। ये भी क्या करता है, डोपामिन एगोनिस्ट जैसा काम करता है। ठीक है जी, तो ये हम देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है एमसीक्यूज पर्पस के लिए कि डोपामिन, देखिए डोपामिन इज आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोन एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है कि नहीं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसको PIF कहते हैं। ठीक है, हाँ आप बताइए, सचपाल बताइए इसका मतलब क्या है सेंटेंस का। डोपामिन इज आल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसका मतलब क्या है। एक मिनट, हाँ किस चीज की, प्रोलैक्टिन। कहते हैं का मतलब ये है कि अगर हम डोपामिन बढ़ाए, जो डोपामिन है बॉडी के अंदर ये किसको इनहिबिट करता है, प्रोलैक्टिन। इसलिए डोपामिन का दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। अब देखें आप, प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। ये फीमेल ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रेगनेंसी में। व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर अ बेबी, तो फिर वो बच्चे को लैक्टेट करती है, दूध पिलाती है। और फीमेल ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाने का जो काम है, फंक्शन है, वो किसके पास है, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एग्जांपल हम ये ड्रग देते रहे तो इन ड्रग्स का काम डोपामिन की काम को इंक्रीज करना है। अब ये ड्रग जितना ज्यादा हम देंगे तो डोपामिन लेवल क्या होगा, ज्यादा, काम ज्यादा होगा। तो दूसरी साइड पे जाकर हम किसको इनहिबिट करेंगे, प्रोलैक्टिन लेवल को।
तो ऐसी फीमेल जो लैक्टेटिंग मदर हो, वो ब्रेस्ट फीडर मदर हो, तो उसमें हम ये ड्रग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर ये ड्रग उसको हम देंगे तो फीमेल कंप्लेंट करेगी कि देयर इज नो मिल्क प्रोडक्शन, कि वो अपने बच्चे को अब दूध नहीं पिला सकती। वजह यह है कि ड्रग का काम किसको इनहिबिट करना है? प्रोलैक्टिन। When there is no prolactin, there is no milk production. इसलिए those drugs which increase dopamine activity, they will decrease the release of prolactin. क्लियर है? और इस वजह से मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए याद रखें, अगर एक पेशेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, इसमें जनाब एक केस है, दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिनोमा। व्हाट इज दिस? कैंसर ऑफ प्रोलैक्टिन। मतलब प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन व्हिच कम फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। अगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ब्रेन में किसका कैंसर हो जाए? प्रोलैक्टिन। द कंडीशन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिनोमा। तो प्रोलैक्टिनोमा के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होगा कि कम? बहुत ज्यादा। ओमा मीन कैंसर है, और कैंसर में हर एक चीज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रोलैक्टिनोमा के अंदर हमारा टारगेट ये है कि प्रोलैक्टिन लेवल को क्या करे? कम करे। तो हम ऐसा ड्रग दे सकते हैं जो किसकी काम को बढ़ाए? तो दीज आर द ड्रग, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड केबरगुलिन। जो ब्रोमोक्रिप्टिन और केबरगुलिन है, ये हम उन एरियाज के अंदर देते हैं जहां पे प्रोलैक्टिन को हमने क्या करना हो? कम करना हो। तो प्रोलैक्टिनोमा कंडीशन के अंदर विच ड्रग वी कैन यूज? ब्रोमोक्रिप्टिन एंड केबरगुलिन। इसकी हाई डोजेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाई डोजेज। अगर एक गोली पार्किंसन को देते हैं तो प्रोलैक्टिनोमा में इसकी 5-5 गोली देते हैं, ताकि हम ज्यादा यूज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको कम करें? प्रोलैक्टिन को कम करें। तो देखे, यूजेस ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन एंड केबरगुलिन आर टू। वन इज प्रोलैक्टिनोमा, अनदर इज पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर नॉर्मल डोजेस देते हैं और प्रोलैक्टिनोमा में हाई डोजेस होते हैं। ये बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक देखें, यहाँ पे दो बातें। एक तो हमने लीवोडोपा के साथ क्या मिलाया है? कार्बिडोपा। एक क्वेश्चन आया था एनएलई के अंदर, इसमें लोग कंफ्यूज थे। उसमें क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। एक क्वेश्चन ये आता है। एक आता है कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रायड ऑफ पार्किंसन डिजीज। अगर एग्जाम में आ जाए ये वर्ड, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड क्या मेंशन है? कॉम्बिनेशन। या एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रायड। ट्रायड से मुराद क्या है? 3। वेरी गुड। अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप लोगों ने तो याद रखना है कि लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, इन दोनों से ही स्टार्ट लेते हैं पार्किंसन डिजीज में। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रायड ऑफ पार्किंसन डिजीज, ये दोनों तो होंगे ना। लीवोडोपा के साथ क्या देंगे? कार्बिडोपा प्लस कोम्ट इनहिबिटर इसके साथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कोम्ट इनहिबिटर। तो उसमें एंटाकेपोन आ सकता है या टोलकेपोन आ सकता है। अगर आपने पार्किंसन डिजीज पेशेंट में ट्रीटमेंट स्टार्ट करानी है और आपने 2 से करानी है, तो हम तो डायरेक्ट लीवोडोपा के साथ क्या देंगे? कार्बिडोपा। अगर आप कहते हैं कि यार पेशेंट 70 साल का है, 75 साल का है, बहुत ओल्ड है और ये 2 पे काम नहीं करेगा, उसको 3 ड्रग देने चाहिए ताकि उस पर इफेक्ट ज्यादा करें, तो हम इन दोनों के साथ कौन सी ड्रग मिलाते हैं? कोम्ट इनहिबिटर मिलाते हैं, जिसमें टोलकेपोन है एंड एंटाकेपोन है। द बेस्ट ट्रायड फॉर पार्किंसन डिजीज इज दीस 3 ड्रग्स। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्किंसन डिजीज और कुछ ड्रग ऐसी भी है कि वो पार्किंसन डिजीज में यूज होता है। लेकिन अभी तक हमने, जल्दी रिकॉल करें, हमने 2 तरह के ड्रग पढ़े। एक वो ड्रग थे जिससे हमने डोपामिन लेवल को इंक्रीज किया है, दूसरा वो ड्रग था जिसने डोपामिन एक्टिविटी को बढ़ाया है। डोपामिन लेवल बढ़ाने का काम किसका है? लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, नंबर 1। फिर नेक्स्ट इज माओ इनहिबिटर, नंबर 3 इज कोम्ट इनहिबिटर। इन तीनों का काम है डोपामिन लेवल को इंक्रीज करना। फिर ऐसा ड्रग जो डोपामिन रिसेप्टर पे काम करके इसकी एक्शन को बढ़ाए, दैट डोपामिन एगोनिस्ट, व्हिच इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड केबरगुलिन। अब फिर एक तरीका ये है, देखिए पार्किंसन में डोपामिन का लेवल क्या था? कम, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को क्या करे? हाँ जी, कम करे, दैट इज एंटी मस्करेनिक। इसको क्या कहते हैं? एंटी मस्करेनिक। एसिटाइलकोलिन किस रिसेप्टर पे काम करता है? मस्करेनिक। तो ऐसा ड्रग जो एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी को कम करे, दैट ड्रग इज कॉल्ड एंटी मस्करेनिक। और इसमें जो बेस्ट ड्रग है दैट इज कॉल्ड डोनिप्जिल। इसमें कौन सा ड्रग आता है? डोनिप्जिल ड्रग आता है। तो डोनिप्जिल एक ऐसा ड्रग है पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर, ये एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर पे काम करने
नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का लेवल पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ जी, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हम डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं देते? आंसर है किसी के पास? एक्सीलेंट, वो मैंने पहले बताया था, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। किसमें? ये वाला प्रोलैक्टिनोमा में डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं देते? ओके, द क्वेश्चन इज द प्रोलैक्टिनोमा पेशेंट में डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं देते? हम डोपामिन एगोनिस्ट क्यों देते हैं? डायरेक्ट जो डोपामिन है, नेचुरली डोपामिन मतलब ये सिंथेटिक डोपामिन से बहुत डिफरेंट है। मतलब जो हमारे बॉडी की डोपामिन है, मतलब सिंथेटिकली इस तरह डोपामिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री नहीं है उन लोगों की। अगर आप डायरेक्ट डोपामिन देंगे तो वो रिसेप्टर सेंसिटिविटी इतना ज्यादा शो नहीं करती। जो नेचुरल डोपामिन है, अगर ये कम भी है लेकिन आप उसको सेंसिटाइज करें तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। तो नेचुरल डोपामिन एक्ट ऑन द रिसेप्टर अ लॉट एज कंपेयर टू सिंथेटिक डोपामिन। दूसरी बात, सिंथेटिक डोपामिन इज मच मोर एक्सपेंसिव देन डोपामिन एगोनिस्ट। नंबर 3, जो सिंथेटिक डोपामिन है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू डोपामिन एगोनिस्ट। क्लियर है? ये सम आर द डिफरेंसेस है, लेकिन एज अगर कोई चीज एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है और इसका इफेक्ट डोपामिन जैसा है, तो व्हाई नॉट वी कैन गो फॉर डोपामिन एगोनिस्ट। और तीसरी बात, जो सिंथेटिक डोपामिन है इसके साथ अनवांटेड साइड रिएक्शंस के चांसेस एज कंपेयर टू डोपामिन एगोनिस्ट ज्यादा होते हैं। क्लियर है? इस वजह से हम प्रोलैक्टिनोमा के अंदर क्या देते हैं? डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे ये बात समझ गए कि नहीं? आखिर में ऐसा ड्रग जो एसिटाइलकोलिन, देखे आप लोग 10 साल बाद भी किताब उठाए बगैर सोचे ना कि पार्किंसन डिजीज में है क्या चीज। ये ऐसा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें सब्सटेंशियल नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है। एज अ डॉक्टर आपने दो चीज सोचनी है कि हमने पार्किंसन डिजीज पेशेंट को जब भी ट्रीट करना है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि डोपामिन लेवल को बढ़ाए, एसिटाइलकोलिन लेवल को कम करे। तो हम डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट देंगे। अब डोपामिन बढ़ाने की दो तरीके हैं, एक तो डोपामिन लेवल को बढ़ाए और एक डोपामिन काम को बढ़ाए। डोपामिन की लेवल को बढ़ाने के लिए लीवोडोपा, कार्बिडोपा देते हैं, फिर माओ इनहिबिटर देते हैं और कोम्ट इनहिबिटर देते हैं। डोपामिन की काम को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं? डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये है हम एसिटाइलकोलिन लेवल को क्या करें? कम करें। तो एंटी मस्करेनिक एजेंट हम कौन सा दे सकते हैं? डोनेप्जिल। लेकिन अगर आप एसिटाइलकोलिन लेवल को कम करें तो एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पे काम करता है कि नहीं? तो लैक्रिमेशन बढ़ेगी कि कम? कम हो जाएगी। ड्राई आइज, सलाइवेशन क्या हो जाएगा? कम। ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, इसको कहते हैं एंटी मस्करेनिक साइड इफेक्ट। तो डोनेप्जिल के अंदर साइड इफेक्ट भी आ सकती है। अगर आप एसिटाइलकोलिन लेवल को कम करें तो एक्साइटेड रिएक्शन ज्यादा होगी कि कम? कम हो जाएगी। तो रिजिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मूवमेंट ठीक हो जाएगा, पोस्चर स्टेबिलिटी आ जाएगी और जो ट्रेमर है उसकी टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ऐसे बूढ़े लोग बहुत से देखे होंगे, 60 या 65 साल के जितने बूढ़े लोग होते हैं वो बैठे बैठे उसके हाथ में ट्रेमर्स होती है कि नहीं? ये सारे पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं रेस्टिंग ट्रेमर, कि बैठे बैठाए भी देयर इज इनवॉलंटरी शेकिंग इन द हेड, दैट इज कॉल्ड ऑफ रेस्टिंग ट्रेमर। तो पार्किंसन डिजीज ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हम क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन इसकी डिजीज प्रोग्रेशन को हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड क्वेश्चन ही रे। ये सब ट्रीटमेंट इकट्ठी शुरू करते हैं कि नहीं? एज पे डिपेंड करती है और स्टेटस ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करती है। पेशेंट अगर अर्ली आया है और अराउंड 60-70 साल में है तो हम कार्बिडोपा, लीवोडोपा से स्टार्ट करके पेशेंट की जो आउटकम है उसको बार बार चेक करते हैं। 80 साल में बंदा है, उस मतलब बैठ ही नहीं सकता और ट्रेमर बहुत ज्यादा है, तो हम फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन पार्किंसन एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम सिंगल ड्रग से स्टार्ट नहीं करते, इसमें हम कंबाइंड ड्रग से स्टार्ट करते, इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। क्लियर है? बस आगे पढ़े, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है।